इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जब हम क्या करते हैं, एक वाटर के अंदर कोई भी हमने लिक्विड लिया, लिक्विड के अंदर या फिर जनरल एग्जांपल वाटर का ले लेते हैं। वाटर के अंदर अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट लाइक सॉल्ट, एसिड या बेस डिज़ोल्व करते हैं, तो डिज़ोल्व होने के बाद जो आपने एक्चुअल में डाले थे, मान लो आपने क्या किया, उसके 10 पार्टिकल डाले उसके अंदर, जैसे आपने वाटर लिया, वाटर में NaCl के 10 पार्टिकल्स डाले। वो 10 के 10 जो अपने पार्टिकल्स डाले थे वो सारे के सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। रिएक्शन में से उसमें से मान लो रिएक्शन में 2 पार्टिकल्स ने पार्टिसिपेट किया, तो जो एक्चुअल कंसंट्रेशन हुई वो 2 मानी जाएगी, 10 नहीं मानी जाएगी। तो यही चीज़ होती है जो इलेक्ट्रोलाइट में, जब वाटर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को डिज़ोल्व करते हैं, तो जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है आयन की, वो एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ आयन से डिफरेंट होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम बात करें तो बहुत से लार्ज ऑफ नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, और प्रेजेंट होने के कारण वो मूवमेंट करते हैं, इधर से उधर भागते हैं, और उनके मूवमेंट के कारण वो एक दूसरे को क्या करते हैं, हिंडर्ड कर देते हैं। जैसे अगर मैं इसका सिंपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो एक्सप्लेन करने के लिए मान लो हमने क्या किया, ये हमारा सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन के अंदर एक बीकर है, और बीकर के अंदर ये हमारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं हर डायरेक्शन में। जब ये मूव करते हैं तो मूव करते वक्त ये आपस में टकराएंगे, और जब ये आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, तो एक दूसरे को हिंडर्ड करते हैं, मूव नहीं कर पाते। तो एक्चुअल में जितने पार्टिकल को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स उनको पार्टिसिपेट करने से रोक देते हैं। तो ये जो चीज़ होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं कि एक्चुअल कंसंट्रेशन से जो क्या कहते हैं, इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है। और ये डिफरेंट होने के कारण जब एक्चुअल कंसंट्रेशन और इफेक्टिव कंसंट्रेशन एक दूसरे से डिफरेंस होती है, तो वो जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है आयन की, उसी को हम उसकी एक्टिविटी बोल देते हैं। एक्टिविटी को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्टिविटी जो होती है, जितनी आपकी मोलैलिटी है, उस मोलैलिटी की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो एक्टिविटी होती है एक्चुअल में, जो आपने कंसंट्रेशन ली थी, जो कंसंट्रेशन की टाइम में मोलैलिटी ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोलैलिटी यूज़ करने का रीज़न क्या होता है कि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसमें कोई चेंज नहीं आता, इसलिए मोलैलिटी को यूज़ करते हैं। एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलैलिटी को, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, और कोफिशिएंट यूज़ करते हैं, वो हमने कोफिशिएंट लिया है गामा, एक्टिविटी कोफिशिएंट। और अगर मैं गामा की वैल्यू निकाल लूँ, तो गामा की वैल्यू हो जाएगी A/M, यानी कि जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन थी इलेक्ट्रोलाइट की, उसको अगर मैं क्या करती हूँ, एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से डिवाइड कर देती हूँ, तो हमारे पास एक्टिविटी कोफिशिएंट आ जाएगा। ये कह सकते हो एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या है, रेशियो है इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ द आयन। एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जो रेशियो होगा इफेक्टिव कंसंट्रेशन टू द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ आयन, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिविटी कोफिशिएंट। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इन्हीं जो गामा की वैल्यू होती है, इसी गामा की वैल्यू के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि सॉल्यूशन रियल है या फिर मतलब रियल है या फिर नॉन रियल, मतलब आइडियल है या आइडियल नहीं है, ये दोनों कंडीशंस हम फॉलो करते हैं। अगर हमारी वैल्यू, गामा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 हो जाती है। गामा की वैल्यू लेस देन कब 1 होगी, जब हमारी ए जो है वो हमारी एम से कम होगी, मतलब जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो इलेक्चुअल कंसंट्रेशन से कम होगी। और एक्चुअली में हमें ऐसा ही होता है, कभी ऐसा नहीं होता जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो एक्चुअल कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। हमारी ये कंडीशन हमेशा ऐसी आती है कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो रियल होता है, और रियल कंडीशन में क्या होगा, गामा की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 1 आएगी। और जब गामा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, जो लेस वैल्यू होती है, जितनी कम आएगी गामा की वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा, कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, जो आपका वैल्यू है कैटायन और एनायन, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, आपस में कंबाइन कर दिया, और पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा मूव ना करने के कारण इफेक्टिव कंसंट्रेशन कम हो गई, और इफेक्टिव कंसंट्रेशन कम होने से गामा की वैल्यू भी डिक्रीज़ कर गई। और इसी के अकॉर्डिंग ये मान सकते हैं कि एक्टिविटी जो है वो लेस देन मोलैलिटी है। और जब ये गामा की वैल्यू कम होती है, इसी गामा की वैल्यू से हम क्या कहते हैं, कॉन्क्लूज़न निकालते हैं। कॉन्क्लूज़न क्या है, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो गामा की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 1 होगी, और अगर हम क्या कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा।
और अगर हम क्या करते हैं उसको डाइल्यूशन में कंसीडर करते हैं, मतलब डाइल्यूट की कंसीडर करें, पानी और मतलब जो आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं। मान लो आपने क्या किया, 10 पार्टिकल डाले थे 1 लीटर वाटर के अंदर, हम उसमें और वाटर ऐड कर देते हैं तो सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट हो जाता है। सॉल्यूशन डाइल्यूट होने से गामा की वैल्यू और डिक्रीज़ कर जाएगी। गामा की वैल्यू और डिक्रीज़ क्यों कर जाएगी, जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन होगी जो 1 लीटर के अंदर जितनी थी वो 1.5 लीटर के अंदर उससे और कम हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू बढ़ गई। भले ही वॉल्यूम हिंड्रेंस कम हो गई हो, लेकिन हिंड्रेंस कम होने से जो एक पार्टिकल का रेशो होता है एक वॉल्यूम का एक दूसरे के साथ, वो डिक्रीज़ कर जाएगा। इसीलिए डाइल्यूशन के साथ क्या होगी, गामा की वैल्यू भी डिक्रीज़ कर गई। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर हम कंसीडर करते हैं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये हो जाता है कि जो एक्टिविटी कोफिशिएंट एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो 1 के इक्वल हो जाता है। और ऐसा कब होगा, जब एक्चुअल कंसंट्रेशन और इफेक्टिव कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल होती है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब जो हमारा ये चीज़ थी, ये वाली अगर हम ये कंडीशन डालते हैं कि हम कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया और उस इलेक्ट्रोलाइट की जो वैलेंसी है 1 है, मतलब जो अगर मैं NaCl कंसीडर करूँ तो NaCl में आपको पता है एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है, मतलब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मतलब जो कैटायन और एनायन है दोनों ही 1 होते हैं। जो एक्टिविटी का जो प्रोडक्ट होगा, एक्टिविटीज़ ऑफ फाइन का अगर हमें एक्सप्लेन करना हो तो एक्टिविटी ऑफ जो एक्टिविटी आएगी वो प्रोडक्ट होगा जो कैटायन और एनायन है उनकी एक्टिविटीज़ के। A = आ जाएगा A पॉजिटिव इंटू में A नेगेटिव। अब इसी A पॉजिटिव और A नेगेटिव से हम उसकी मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए हमने जब एक सॉल्यूशन लिया तो उसमें सॉल्यूशन में कैटायन और एनायन दोनों ही प्रेजेंट है। कैटायन और एनायन दोनों ही प्रेजेंट होने के कारण हम एक्टिविटी कोफिशिएंट की बात करें तो दोनों का अलग अलग एक्टिविटी कोफिशिएंट आप नहीं निकाल सकते। जब भी आप एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन भी होते हैं और एनायन भी होते हैं, और कैटायन और एनायन दोनों होने के कारण आप सेपरेटली नहीं कैलकुलेट कर सकते कैटायन का कितना है और एनायन का कितना है। तो उसको सेपरेटली काउंट ना करने के कारण हम उनका मीन निकाल लेते हैं। मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट या फिर मीन आयनिक कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ए जो है हमारा एक्टिविटी कोफिशिएंट वो प्रोडक्ट होगा कैटायन की एक्टिविटी और एनायन की एक्टिविटी। तो मैं उन दोनों का मीन निकालने के लिए क्या करूँगी, जो हमारी एक्टिविटी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। और स्क्वायर रूट करने पे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, A पॉजिटिव A नेगेटिव का स्क्वायर रूट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A प्लस अपॉन में माइनस। मतलब एक जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है हमारा एक्टिविटी कोफिशिएंट, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, अगर मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट की बात करें तो उसको हम A प्लस और माइनस दोनों के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा था एक्टिविटी जो एक सब्सटेंस की है, और एक्टिविटी कोफिशिएंट अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। A एक्टिविटी है, मीन एक्टिविटी, और गामा मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट है। एक्टिविटी की तरह ही हम मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट को भी रिप्रेजेंट कर देंगे एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कैटायन, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ एनायन, इन दोनों कंडूट से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। बट हमें ये भी पता है एक्टिविटी जो होती है वो प्रोडक्ट होती है एक्टिविटी कोफिशिएंट और मोलैलिटी का। इसीलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A पॉजिटिव इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ कैटायन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कैटायन प्लस में एक्टिविटी ऑफ कैटायन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कैटायन इंटू में मोलैलिटी ऑफ कैटायन। इसी तरह एनायन के लेंगे तो एक्टिविटी ऑफ एनायन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एनायन इंटू में मोलैलिटी ऑफ एनायन। ये दोनों वैल्यू जो हमने ली, इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाती है एक्टिविटी जो कैटायन और एनायन की जो मीन एक्टिविटी है उसको अगर हम निकालें तो वो क्या बन जाएगा, गामा कोफिशिएंट ऑफ एनायन मोलैलिटी ऑफ एनायन इंटू में कोफिशिएंट ऑफ कैटायन मोलैलिटी ऑफ कैटायन। और जब हम यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं तो यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, जितनी आपकी कैटायन की एक्टिविटी मोलैलिटी है उतनी आपकी एनायन की होगी। तो उन दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट करने की बजाय हम क्या करेंगे, M से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह सेम अगर हम क्या करें, एक्टिविटी ऑफ कैटायन की बात करें, एक्टिविटी ऑफ एनायन की बात करें, वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगी क्योंकि जितना कैटायन था उतना ही एनायन था। तो इसलिए एक्टिविटी ऑफ कैटायन
एक्टिविटी ऑफ कैटाइन को हम कैटाइन हो या एनायन हो या फिर मीन एक्टिविटी को ए प्लस माइनस से रिप्रेजेंट कर देंगे। मोलैलिटी को सिर्फ मोलैलिटी जो एक्टिविटी ऑफ मोलैलिटी जो एनायन और कैटाइन के उसको सिर्फ एम से रिप्रेजेंट कर देंगे। एक्टिविटी कोफिशिएंट जो कैटायन और एनायन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लस माइनस एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा प्लस माइनस दोनों से रिप्रेजेंट कर, और इन दोनों की वैल्यू को हम इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक्टिविटी जो मीन एक्टिविटी है ए इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, एम स्क्वेयर गामा स्क्वेयर। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी ये यहाँ पर स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू एम स्क्वेयर गामा स्क्वेयर। ये हमारा मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट आ जाएगा। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड स्टेट की। स्टैंडर्ड स्टेट की अगर हम बात करें, जब एक्टिविटी की वैल्यू एक्टिविटी जो है यूनिटी आ जाए, मतलब यहाँ पर अगर मैं ए की बात करूँ कितनी आ जाए 1 आ जाए, तो उस टाइम पर जो हमारी एक्टिविटी 1 होती है तो हम ये मान के चलते हैं, जो हमारा एक्टिविटी यूनिटी है तो हम ये मान के चलते हैं तो हमारा सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी होगी वो कितनी होगी 1 होगी। और आइडियल गैसियस सब्सटेंस बात करें तो वहाँ पर प्रेशर कितना होगा 1 एटमॉस्फेयर। ये कंडीशंस हैं स्टैंडर्ड स्टेट में। और एक्टिविटी जो होती है वो प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड की हमेशा 1 होती है। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि हम उसको हमेशा स्टैंडर्ड स्टेट में ही कंसीडर करके चलते हैं, हम किसी और स्टेट में उसको कंसीडर नहीं करते। एक्टिविटी जो प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड की 1 ही होने के कारण, एक्टिविटी यूनिटी 1 होने के कारण ही उसको हमने हमेशा स्टैंडर्ड स्टेट में कंसीडर किया। अब बात करते हैं जो थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल सेल है उसकी नर्नेस्ट इक्वेशन। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिवर्सिबल सेल, एक रिवर्सिबल सेल की थर्मोडायनेमिक्स या फिर कह सकते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन को हम एक इसमें जनरल इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। उस जनरल सेल इक्वेशन को कंसीडर करने के लिए हमने 2 रिएक्टेंट लिए ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी। और कैपिटल ए की जो कंसंट्रेशन है वो ए है, बी की कंसंट्रेशन बी है। इसी तरह जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं वो एक्स की कंसंट्रेशन एक्स है, वाई की कंसंट्रेशन वाई है। ये हमारी एक रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन करने के बाद हम डेल्टा जी की वैल्यू निकालते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, तो वो आती है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। ये आपकी नॉर्मल स्टेट में है। हम स्टैंडर्ड स्टेट में लेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट। और डेल्टा जी आप सभी को पता है, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स अगर हम निकालते हैं तो क्या आता है, डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये आप सबने थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर पढ़ा था, उसमें पढ़ा था। तो डेल्टा जी की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा जी जो है वो क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। इनके बाद हम क्या करते हैं, जितनी भी वैल्यू तो डेल्टा जी की, डेल्टा जी नॉट की, वो सारी की सारी वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। और जब हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाती है, माइनस एन एफ ई इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 5 को मैंने क्या किया, दोनों साइड एन एफ से डिवाइड करते हैं। जब मैं इसको एन एफ से डिवाइड करती हूँ हमारी इक्वेशन बन जाती है माइनस ई इक्वल टू माइनस ई नोट प्लस आर टी एल एन क्यू अपॉन में एन एफ। और अब इसको मैंने क्या करती हूँ, माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। क्यों यहाँ पर क्वोशंट है, रिएक्शन क्वोशंट होता है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ये इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ा था हमने, क्वोशंट ऑफ एक्टिविटी। अब नर्नेस्ट इक्वेशन में अब जहाँ क्यू क्या है, क्वोशंट ऑफ एक्टिविटी। अगर क्यू की अगर मैं बात करूँ तो क्यू को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ए कंसंट्रेशन ऑफ जो ए एक्स की जो हमारा मॉलिक्यूल क्या है, एक्स की कंसंट्रेशन, एक्स की एक्टिविटी ले ली और उसकी कंसंट्रेशन। ये इक्विलिब्रियम के चैप्टर मैंने आप सबको लिखना सिखाया था, जब मैंने आपको कॉलेज में ये चैप्टर कराया था तो उस टाइम बताया था आपको कैसे करना है। तो ए एक्स की एक्स, वाई की वैल्यू वाई की पावर वाई, ए की पावर ए बी की पावर बी, ये सारी वैल्यू ली। और इन सारी वैल्यू को जो क्यू की वैल्यू निकाली, इस क्यू की वैल्यू को मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 6 में पुट करने के बाद हमारी जो इक्वेशन आई वो क्या बन गई, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन में एन एफ लॉग नेचुरल ए एक्स की पावर एक्स, ए वाई की पावर वाई, ए की पावर ए बी की पावर बी। और जब हम क्या करेंगे, लॉग नेचुरल हटाएंगे तो इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी एन एफ लॉग ए एक्स की पावर एक्स, ए वाई की पावर वाई, ए की पावर ए बी की पावर बी। इस इक्वेशन को करने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनी 7, इसी इक्वेशन को हम नर्नेस्ट इक्वेशन बोलते हैं। नर्नेस्ट इक्वेशन को हम
कंसंट्रेशन जब कंसीडर करते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन को, तो हमारी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर हाई नहीं है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जब कंसंट्रेशन हाई नहीं होती तो जो एक्टिविटी की टर्म है, जो एक्टिविटीज़ हमने ली थी उन एक्टिविटी जो ए से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था, एक्टिविटी ऑफ एक्स, एक्टिविटी ऑफ वाई, एक्टिविटी ऑफ ए, एक्टिविटी ऑफ बी, मतलब एक्टिविटी ऑफ यहाँ पर हमने ऊपर लिया था प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ जो आपके प्रोडक्ट्स में बनते हैं उनका अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। ऊपर प्रोडक्ट की एक्टिविटी का ले लेते हैं और नीचे रिएक्टेंट की एक्टिविटी का ले लेते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर उसको कंसंट्रेशन से भी चेंज कर सकते हैं। ऊपर मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से चेंज कर दिया और नीचे मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से चेंज कर दिया। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, ए की पावर ए और बी की पावर बी। और जब हम क्या करेंगे, लॉग नेचुरल हटाएंगे, लॉग आ जाएगा तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी एन एफ लॉग, और यहाँ पर हमारी कंसंट्रेशन की टर्म आ जाएगी। देन अगर हम क्या करें, इसको और सोल्व करते हैं, आर और टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होती है 8.314 पुट की गई है, और टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग, और ये कंसंट्रेशंस की टर्म। इन्हीं कंसंट्रेशंस की टर्म को, जो नर्नेस्ट इक्वेशन है, उस नर्नेस्ट इक्वेशन को हम रेड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज स्टेट में भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो क्यू होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट, क्यू एक्चुअल में जो होता है वो रेशो होता है रेड्यूस स्टेट टू ऑक्सीडाइज स्टेट। तो इसी तरह यहाँ पर जो ये वैल्यू थी, ये लॉग क्यू की वैल्यू थी, इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर एल एन की जगह हमारा क्या आना चाहिए था, एल एन के साथ क्यू आना चाहिए था। उसी क्यू को हमने क्या किया, इस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग रेड्यूस स्टेट अपॉन में ऑक्सीडाइज स्टेट। यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू थी, इसी नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मैं इस क्या करूँगी, रेड्यूस स्टेट और ऑक्सीडाइज स्टेट को रिवर्स कर दूँगी। ऑक्सीडाइज स्टेट हमारे ऊपर हो जाएगी और रेड्यूस स्टेट नीचे आ जाएगी। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी अब, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडाइज स्टेट अपॉन में रेड्यूस स्टेट, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने वहाँ पर चेंज आता है, इलेक्ट्रॉन नंबर जितने ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं।